Assalamu alaikum. Today I am going to start the adrenergic agonist. Adrenergic agonists are also termed as sympathomimetics. Basically sympathetic system जो है उसको मिमिक कर रहे होते हैं। ये जिस तरह sympathetic response प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बिल्कुल वैसे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इन्हें sympathomimetics भी कहते हैं। और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं ड्रग्स, इसलिए हम इन्हें एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट भी कह रहे होते हैं। बेसिकली दीज ड्रग्स एक्ट ऑन द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स बाय एक्टिवेटिंग इट। ये जो ड्रग्स होते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रही होते हैं, किस तरह उनको एक्टिवेट करती हैं और अल्टीमेटली जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स हैं और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स हैं। डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, फिनाइलेफ्रिन है, डोपामीन है, डोब्यूटामीन है, एल्ब्यूट्रॉल है, क्लोनिडीन है, फिनोल्डोपैम है, फॉर्मिट्रॉल है, आइसोप्रोटेरिनोल है, मीटाप्रोटेरिनोल है, सॉल्मिट्रॉल है, टॉब्यूटालिन है। दिस ऑल आर द डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स जो डायरेक्टली जाकर रिसेप्टर्स के ऊपर एडिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करती हैं और उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती हैं। तो एडिनर्जिक रिसेप्टर्स बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, अल्फ़ा हैं और बीटा है। अल्फ़ा को अगर हम लोग फर्दर क्लासीफाई करें तो बेसिकली जो है अल्फ़ा 1 आता है और अल्फ़ा 2 आता है। अगर इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी अल्फ़ा 1A, अल्फ़ा 1B और अल्फ़ा 2A 2B इस तरह भी, लेकिन हम लोग जो हमारा फोकस है वो ये कि हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1 पे कौन सी ड्रग्स बाइंड करी होती हैं और अल्फ़ा 2 पे कौन सी ड्रग्स बाइंड करी होती हैं। इस तरह हमारे पास एडिनर्जिक रिसेप्टर्स के अंदर हमने बात कर ली कि अल्फ़ा है और बीटा है। अल्फ़ा के अंदर तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आ गए, बीटा के अंदर हमारे पास बीटा 1 है, बीटा 2 है, बीटा 3 है। इस तरह से जो ड्रग्स हमने यहाँ पे बात की, जो ड्रग्स हैं ये उन रिसेप्टर्स के ऊपर डायरेक्टली जाके उन्हें एक्टिवेट करी होती हैं। एपिनेफ्रिन जो है इसकी जो एफिनिटी है अल्फ़ा 1 पे भी, अल्फ़ा 2 पे भी है, बीटा 1 पे भी, बीटा 2 पे भी है। नॉरएपिनेफ्रिन की अल्फ़ा 1 पे, अल्फ़ा 2 पे और बीटा 1 पे है। इस तरह से फिनाइलेफ्रिन है और डोपामीन है, डोब्यूटामीन की अगर हम बात करें तो डोब्यूटामीन सेलेक्टिवली बीटा 1 का एगोनिस्ट आई थिंक सो। उसके अलावा जो एल्ब्यूट्रॉल हो गया, फॉर्मिट्रॉल है, आइसोप्रोटेरिनोल है, मीटाप्रोटेरिनोल है, सॉल्मिट्रॉल है, टॉब्यूटालिन है, दिस ऑल आर द बीटा 2 एगोनिस्ट। जो सिम्पैथोमाइमेटिक्स हम ये कहते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, एस्थमा में यूज़ हो रहे होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। इस तरह जो क्लोनिडीन है ये अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट होती है। तो इस तरह से बेसिकली जो रिसेप्टर्स हैं वो अल्फ़ा 1 हो गए, अल्फ़ा 2 हो गए और बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 हो गए। तो इन रिसेप्टर्स के ऊपर जो ड्रग्स डायरेक्टली इन्हें जाके एक्टिवेट करी होती हैं वो ये वाली ड्रग्स हैं। अगर हम इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास एम्फेटामिन और कोकेन आ रही होती है। बेसिकली हम इन्हें इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्टली जाके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट नहीं करी, डायरेक्टली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करी, ये इनडायरेक्टली किसी तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स की कंसंट्रेशन को इन्हांस करती हैं। और जो न्यूरोट्रांसमीटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करी होती है इनडायरेक्टली, तो उससे ये होता है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी तो वो बाइंडिंग रिसेप्टर्स के ऊपर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाएगी और रिस्पॉन्स जो है वो प्रोनाउंस्ड हो जाएगा, सिंपैथेटिक। इस तरह से एम्फेटामिन और कोकेन जो है वो इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स हैं। और जो कोकेन है जिस तरह ये रीअपटेक है नॉरएपिनेफ्रिन का, उसको इनहिबिट कर रहा होता है। जब रीअपटेक ही इनहिबिट हो जाएगा तो नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो जब हम ज़्यादा हो जाएगी कंसंट्रेशन तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्स भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स हैं। उसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स की हम लोग दोनों की बात करें, जो डायरेक्ट एक्टिंग करें और इनडायरेक्ट भी करें, तो उसके अंदर हमारे पास एफिड्रीन है और सुडोएफिड्रीन है। जिस तरह आपको पता है कि जिस तरह हम लोग जो शानदार की अगर बात करें उसके अंदर एफिड्रा है, ये अल्कलॉइड है जिससे ये जो है वो ड्राइव हुई है एफिड्रीन। और जो सुडोएफिड्रीन है जैसे एरिनेक है हमारे पास टैबलेट आती है उसके अंदर सुडोएफिड्रीन है। सोडाएफिड्रीन बेसिकली हमारे पास वो कॉन्स्टिट्यूंट होता है जो नेजल डीकंजेशन में हेल्प कर रहा होता है। बेसिकली कंजेशन हुई होती है जब आपको फ्लू हुआ होता है और आप एरिनेक लेते हो, बेसिकली उसके अंदर सोडाएफिड्रीन इसीलिए है ताकि वो जो एक कंजेशन हुई है वो डीकंजेस्टेंट हो जाए। बिकॉज सोडाएफिड्रीन हमारे पास अल्फ़ा 1 पे ज़्यादा एक्ट कर रहा होता है और अल्फ़ा 1 जो है वो कंस्ट्रिक्शन करता है। जब कंजेशन हुई होती है तो नेजल्स के अंदर डायलेशन हुई होती है, वेजोडायलेशन हुई होती है, जिसकी वजह से कंजेशन फील हो रही होती है। जब वो कंस्ट्रिक्शन करते थे तो नेजल डीकंजेस्टेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है और जो है वो फ्लू और उस तरह से जो नेजल कंजेशन है उससे रिलीफ आ रहा होता है। इस तरह से ये हमारी बात हो गई एडिनर्जिक एगोनिस्ट पे, और इस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख ली, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिंग दोनों, ठीक है। अगर हम लोग बात करें न्यूरोट्रांसमीटर एंड एडिनर्जिक न्यूरॉन्स के, बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमिशन का प्रोसीजर होता है एडिनर्जिक न्यूरॉन्स में वो कैसे होता है, जो सिंथेसिस होती है नोरेपिनेफ्रिन की वो कैसे होती है। अगर हम सिंथेसिस ऑफ नोरेपिनेफ्रिन की बात करें तो बेसिकली जो टायरोसिन होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम डिपेंडेंट एनर्जी कैरियर होता है। सोडियम डिपेंडेंट एनर्जी कैरियर एक ट्रांसपोर्टर होता है जिससे टायरोसिन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। अब उसका नाम हमने सोडियम डिपेंडेंट जो है वो एनर्जी कैरियर रखा हुआ है बिकॉज ये सोडियम आयन के इन्फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा होगा, तो ये सोडियम डिपेंडेंट है। और उसके अलावा ये है कि टायरोसिन वो ट्रांसपोर्ट होती है उस कैरियर के थ्रू, और किस में ट्रांसपोर्ट होती है, एक्सोप्लाज्म में, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन के। जो एक्सोन का साइटोप्लाज्म होता है ना उसे हम एक्सोप्लाज्म कह रहे होते हैं। जब न्यूरॉन होती है हमें पता है उसके अंदर एक्सोन है, सेल बॉडीज़ हैं, इस तरह से जो एक्सोन का साइटोप्लाज्म होता है उसे हम एक्सोप्लाज्म कह रहे होते हैं। उसके अंदर जो है वो टायरोसिन ट्रांसपोर्ट होती है विया सोडियम डिपेंडेंट एनर्जी कैरियर, और वहाँ पर जाकर ये हाइड्रोक्सीलेट कर जाती है। हाइड्रोक्सीलेट होती है किस में होती है, डोपा में।
डोपा को हम डाईहाइड्रोक्सीफिनाइलएलानिन बोलते हैं। डाईहाइड्रोक्सीफिनाइलएलानिन के अंदर ये हाइड्रोक्सीलेट हो जाती है और ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। और डोपा जो है वो फिर डी कार्बोक्सिलेट होता है। किस तरह से? डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है उससे डी कार्बोक्सिलेट होके तो अल्टीमेटली बनाता है डोपामिन। डोपा क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेट होता है बाय डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम से, अल्टीमेटली वो डोपामिन बना रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं तो सिंथेसिस ऑफ नोरेपिनेफ्रिन है, उसके अंदर टायरोसिन पहले सोडियम डिपेंडेंट एनर्जी कैरियर से एक्सोप्लाज्म ऑफ एड्रीनर्जिक न्यूरॉन में एंटर हुआ, फिर वहाँ से वो हाइड्रोक्सिलेट हुआ, हाइड्रोक्सिलेट होकर वो डोपा में कन्वर्ट हो गया। डोपा एक्चुअली एक डाईहाइड्रोक्सीफिनाइलएलानिन है और ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। फिर डोपा डी कार्बोक्सिलेट हुआ विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डोपा डी कार्बोक्सिलेज, उस एंजाइम की हेल्प से ये फिर डोपामिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो डोपामिन है वो जाएगी, एंटर होगी वेजिकल्स में और वहाँ पे वेजिकल्स में जाके वो नोरेपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होगी। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये देख लिया कि टायरोसिन एंटर हो गया एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू, और एड्रीनर्जिक न्यूरॉन में जब वो एंटर हुआ वहाँ पे उसकी हाइड्रोक्सिलेशन हुई और वो डोपा में कन्वर्ट हो गया, और डोपा की फिर डीकार्बोक्सिलेशन हुई और वो डोपामीन में कन्वर्ट हो गया। फिर डोपामीन जाके वेजिकल्स में स्टोर हुआ और फिर वहाँ पे वो नोरेपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो गया। अब नोरेपिनेफ्रिन में वो कन्वर्ट हो गया। हम लोगों ने सिंथेसिस ऑफ नोरेपिनेफ्रिन ही पढ़नी थी कि नोरेपिनेफ्रिन कैसे सिंथेसाइज हुई, और ये हमें पता चल गया कि नोरेपिनेफ्रिन के सिंथेसिस का प्रोसीजर क्या था। अब यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं जो हमें पता चलता है, जैसे रेजरपिन है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव, नेगेटिव का साइन बेसिकली इनहिबिट शो कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है किसको? ट्रांसपोर्ट को। कौन सी ट्रांसपोर्ट को? यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि टायरोसिन किस तरह ट्रांसपोर्ट हो रहा है? सोडियम डिपेंडेंट एनर्जी कैरियर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये रेजरपिन क्या कर रहा है? बिल्कुल इनिशिएटिव जो प्रोसेस है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला प्रोसेस है, उसी को इनहिबिट कर रहा है। रेजरपिन ने ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस इनहिबिट कर दिया, यानी कि अब जो टायरोसिन ट्रांसपोर्ट हो रहा था विया सोडियम डिपेंडेंट एनर्जी कैरियर, वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। जब वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, टायरोसिन जाएगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ना वो डोपा में कन्वर्ट होगा, ना डोपामिन में कन्वर्जन होगी, ना नोरेपिनेफ्रिन बनेगी। तो इस तरह रेजरपिन बेसिकली नोरेपिनेफ्रिन की जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करिए, किस तरह से? उस ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करके। उसके अलावा जो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है वो कैसे हो रहा होता है? कैल्शियम इनफ्लक्स जो है वो बेसिकली फ्यूजन ऑफ वेजिकल्स कर रहा होता है। हमेशा जो कैल्शियम इनफ्लक्स होता है जब वो होता है उससे क्या होता है? वेजिकल्स की फ्यूजन होती है साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। जब वेजिकल्स फ्यूज होते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है बाद में बल्जिंग होती है वेजिकल्स के, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो रिलीज होते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। इस तरह से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे होते हैं। और जो ड्रग्स हैं साथ साथ हम उसका रोल भी पा रहे हैं कि कौन सी ड्रग किस तरह से सिंथेसिस को इनहिबिट करी है। वो जो फर्स्ट वाली थी रेजरपिन, वो ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करी थी, और जो गानिसिडीन और बेटाइलियम है ये रिलीज़ को ही इनहिबिट करें, डायरेक्टली जो नोरेपिनेफ्रिन का रिलीज़ है उसको इनहिबिट करें। और जो मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो नोरेपिनेफ्रिन मिथाइलेट हो जाती है कैटिकल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम से। कैटिकल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज जो है वो नोरेपिनेफ्रिन को मिथाइलेट कर देते हैं, और उसके अलावा जो ये ऑक्सीडाइज होती है मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम से, और इस तरह से जो है नोरेपिनेफ्रिन मेटाबोलाइज हो जाती है। यानी कि इन एंजाइम्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर नोरेपिनेफ्रिन रिलीज़ हुई है और इन एंजाइम्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है कैटिकल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज की, तो ये क्या करेगी? उसको मेटाबोलाइज कर देगी, और साथ ही साथ मोनोमाइन ऑक्सीडेज जो है वो उसको ऑक्सीडेज कर देगी। तो इस तरह से नोरेपिनेफ्रिन बेसिकली जो है ये एंजाइम जब उसको मेटाबोलाइज कर देंगे तो अल्टीमेटली जो उसका ओरिजिनली रोल है वो नहीं हो पाएगा। जो नोरेपिनेफ्रिन उसका जो उसने काम करना था वो नहीं, क्योंकि वो मेटाबोलाइज हो गई है। इसलिए हम लोग कुछ ड्रग्स देखते हैं कैटिकल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ लोग मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं, बिकॉज हम उनके इनहिबिटर्स इससे देते हैं ताकि ये जो ड्रग है ये मेटाबोलाइज ना हो, अल्टीमेटली इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाए और हम लोग जो रिस्पॉन्स चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए। तो जैसे डिप्रेशन होता है उसके अंदर जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं उसमें मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स कैटिकल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स दिए जा रहे होते हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन के अंदर ये जो ट्रांसमीटर्स हैं इनके न्यूरोट्रांसमीटर्स इनकी जो है वो कम हुआ होता है, इनकी एक्सक्रीशंस और इनका रिलीज जो है वो कम हुआ होता है, इनकी कंसंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से हम वो ड्रग्स देके उनकी कंसंट्रेशन जो है उसको इंक्रीज करे होते हैं। इस तरह से डिफरेंट ड्रग्स का भी हमने रोल देख लिया कि रेजरपिन ने ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर दिया, गानिसिडिन बेटाइलियम ने जो है रिलीज को इनहिबिट कर दिया, और जो मेटाबॉलिज्म है बेसिकली अगर हम उसकी बात करें तो ये जो दो एंजाइम्स है कैटिकल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज और मोनोमाइन ऑक्सीडेज ये बेसिकली जो है ये उसको मेटाबोलाइज करें। और कोकेन एंड इमिप्रामिन की बात आ गई। कोकेन एंड इमिप्रामिन जो है बेसिकली रीअपटेक को इनहिबिट करें नोरेपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट करके उसकी कंसंट्रेशन को वो इंक्रीज करें। ठीक है, और इस तरह हमारे पास जो आप देखें कोकेन और एम्फेटामिन ये हम लोग को CNS स्टिमुलेंट्स आते हैं, बिकॉज स्टिमुलेंट क्यों है? क्योंकि वो इनहिबिट करें उसके रीअपटेक को, तो कंसंट्रेशन नोरेपिनेफ्रिन की इंक्रीज कर देंगे। अगर हम बाकी आगे बात करें एडिनोसेप्टर्स की, बेसिकली एडिनोसेप्टर्स की मैंने ऑलरेडी आपसे बात की है। एडिनोसेप्टर्स या एडिनर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं बेसिकली वो अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, बीटा 1 है, बीटा 2 है और बीटा 3 है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रीडोमिनेंटली कौन सा रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम अल्फा 1 की बात करें तो वो लीवर में प्रेजेंट है, वो GIT में प्रेजेंट है। इसके अलावा मैं आप लोग को और भी बता देती हूँ, वो रेडियल मसल्स ऑफ आई पे प्रेजेंट होते हैं।
उसके अलावा अल्फ़ा 1 जो है बेसिकली वो हमारे पास जो है स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, स्किन के ब्लड वेसल्स जो स्किन को सप्लाई कर रहे होते हैं उस पे प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा जो है हमारे पास, हाँ यही मेन है, जीआईटी हो गया, स्किन हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, हमारे पास जो है लीवर हो गया और रेडियल मसल्स ऑफ द आई, इनके ऊपर अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम इंडिविजुअली बात करते हैं कि जो है बेसिकली इन पर क्या अफेक्ट कर रहे होते हैं अल्फ़ा 1। अगर वेसोकंस्ट्रिक्शन की बात करें तो ब्लड वेसल्स की अगर मैं बात करूं तो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स जो ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। जैसे ही एपिनेफ्रिन या नोरेपिनेफ्रिन बाइंड करेगा तो अल्टीमेटली वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी। उसके अलावा ये क्या, इंक्रीज्ड बीपी। ज़ाहिर बात है जब वेसोकंस्ट्रिक्शन ज़्यादा होगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर इन्हांस कर जाता। उसके अलावा अगर हम मिड्रियासिस की बात करें तो अल्फ़ा 1 जो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली जो रेडियल मसल्स ऑफ द आई पे प्रेजेंट होते हैं वो मिड्रियासिस करते हैं। कैसे करते हैं कि देखें, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो GQ से बिलोंग करते हैं और जो GQ है, जो GQ प्रोटीन होती है वो फॉस्फोलाइपेज सी के थ्रू फॉस्फो जो होते हैं हमारे पास PIP2 फॉस्फोनेस्ट्रॉल डाईफॉस्फेट को IP3 और DAG में कन्वर्ट करती है। IP3 क्या करती है, कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करती है। कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। जब रेडियल मसल्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट तो अल्टीमेटली जो प्यूपिल अंदर है वो हो जाएगा डायलेट, क्योंकि बाहर से उनका जो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो गए हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो अंदर से जो प्यूपिल है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डायलेट कर जाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि मिड्रियासिस हो गया। तो अल्फ़ा 1 ने आई के ऊपर जो रेडियल मसल्स ऑफ द आई पे प्रेजेंट थे उसने मिड्रियासिस की, ठीक है। ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेजेंट उसने वेसोकंस्ट्रिक्शन की। और जो लीवर है बेसिकली वहाँ पे वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, ग्लाइकोजन को जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है। और जो जीआईटी की अगर हम बात करें तो जीआईटी के अंदर जो स्फिंक्टर्स होते हैं, जैसे स्टमक अगर एंड हुआ तो आगे से हमारे पास इंटेस्टाइन और जो स्टमक, जैसे ओसोफेगस और स्टमक के दरमियान स्फिंक्टर प्रेजेंट है, इस तरह स्टमक और आगे हमारे पास इंटेस्टाइन के दरमियान जो है वो स्फिंक्टर प्रेजेंट है। जो स्फिंक्टर्स होते हैं बेसिकली उनके अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। और जब हम लोग देखते हैं ना सिंपैथेटिक का, तो सिंपैथेटिक में ये होता है कि वो एक जो फूड होती है वो बिल्कुल उसकी मूवमेंट वगैरह इतनी नहीं होती है, तो वो जो जीआईटी की वॉल होती है ना उसके ऊपर तो बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे वो रिलैक्सेशन होती है। और जब स्फिंक्टर है उनके ऊपर अल्फ़ा 1 होते हैं, वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से जो फूड है वो आगे प्रोपेल नहीं करती है और जो है वो स्टे करती है स्टमक के अंदर ही लॉन्ग टाइम के लिए। इससे ऑपोजिट इफेक्ट जो है वो कोलिनर्जिक है कि वहाँ पे स्फिंक्टर्स जो है ना वहाँ पे उसकी रिलैक्सेशन करवाते हैं और प्रोपल्शन कराते हैं फूड की, लेकिन यहाँ पे जो है वो स्फिंक्टर में कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है अल्फ़ा 1 की। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे इसका क्या रोल है। अगर हम अल्फ़ा 2 की बात करें तो अल्फ़ा 2 बेसिकली इसको हम ऑटो रिसेप्टर भी बोल रहे होते हैं और ये जी इनहिबिटरी से बिलोंग कर रहा होता है। अल्फ़ा 2 रिसेप्टर ना ये जी इनहिबिटरी से बिलोंग कर रहा होता है। अल्फ़ा 2 रिसेप्टर बेसिकली क्या करता है, नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज़ को इनहिबिट करता है। क्यों इनहिबिट करता है, क्योंकि हमने बात की जी इनहिबिटरी से बिलोंग करा है, ये साइक्लिक एमपी के रिलीज़ जो है उसको कम करा है। अल्टीमेटली जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ है वो भी कम होगा, नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज़ को इनहिबिट करेगा, एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को इनहिबिट करेगा, इंसुलिन के रिलीज़ को इनहिबिट करेगा। इंसुलिन के रिलीज़ को इनहिबिट जो है वो जब वो करेगा तो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा करेगा, ठीक है। और ये ऑटो रिसेप्टर इसलिए हम इसे बोल रहे होते हैं क्योंकि ये खुद ही जो है एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज़ को रेगुलेट कर रहा होता है। नोरेपिनेफ्रिन का जब एक दफ़ा रिलीज़ होता है तो वो इसी को एक्टिवेट करता है, वो जी इनहिबिटर से बिलोंग करते हुए इसी के रिलीज़ को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। और जो बीटा 1 की अगर हम बात करें तो ये प्रीडोमिनेटली हार्ट और किडनी पर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम हार्ट की बात करें तो बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं बेसिकली वो हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं और हमारी जो भी ड्रग्स होती हैं ना, जैसे मैंने बीटा 1 आपकी एगोनिस्ट की बात की, जैसे डोब्यूटामिन है, वो डायरेक्टली जाके बीटा 1 वो उस पर एक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करती है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट इस तरह से। और आप ये बात देखें जो भी बीटा ब्लॉकर्स हो रहे होते हैं वो हम लोग देते हैं, वो हम इसलिए देते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, क्योंकि वो हार्ट के ऊपर जाके एक्ट करके कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करते हैं, हार्ट रेट जो है उसको रिड्यूस करते हैं और सेलेक्टिव बीटा 1 ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, इसलिए बीटा 1 हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। अभी अल्टीमेटली बीटा 1 करके आ रहे होते हैं जो बीटा 1 रिसेप्टर, जब बीटा 1 एगोनिस्ट देंगे तो क्या होगा भाई, बीटा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करेंगे तो टैकीकार्डिया करेंगे, ठीक है। उसके अलावा लिपोलाइसिस भी कुछ हद तक इंक्रीज़ करते हैं ये, यानी कि एडिपोज टिश्यू पे भी प्रेजेंट होते होंगे। उसके अलावा ये रेनिन का रिलीज़ ये किडनी से बिलोंग कर रहा है। किडनी के जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं ना वो बेसिकली रेनिन रिलीज़ करते हैं, तो बीटा 1 रिसेप्टर्स वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से रेनिन का रिलीज़ इंक्रीज़ होता है। जब रेनिन का रिलीज़ इंक्रीज़ होगा तो हमें इस बात का पता है कि जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करती है, तो जब एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होगा फिर फर्दर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा और वो एक इंपॉर्टेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। अल्टीमेटली वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये जो रेनिन का पूरा चल रहा होता है सिस्टम, जिससे हम ARBs दे रहे होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे रहे होते हैं, रेनिन इनहिबिटर्स दे रहे होते हैं, इसलिए ताकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें और ये रेनिन का रिलीज को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम बाकी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। उसके अलावा मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज़ करें क्योंकि हार्ट पे प्रेजेंट है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बीटा 2 की, तो बीटा 2 लंग्स पे, ब्लड वेजल्स पे और GIT पे प्रेजेंट होते हैं।
अब बीटा 2 जो लंग्स पे प्रेजेंट होते हैं बेसिकली सिम्पैथोमाइमेटिक्स होते हैं, और ये जो है ना ये क्या कर रहे होते हैं, ब्रोंकोडायलेशन करते हैं। जो जैसे मैंने आपको बीटा 2 एगोनिस्ट की बात की, एल्बिट्रॉल है, सॉल्मेट्रॉल है, फॉर्मिट्रॉल है, टॉर्बिटोलिन है, बेसिकली दीज आर द ड्रग्स जो बेसिकली सिम्पैथोमाइमेटिक्स होते हैं। लंग्स की अगर हम बात करें ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एस्थमा में यूज होते हैं, ब्रोंकोडायलेशन करते हैं। ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है और जीआईटी भी प्रेजेंट है। अब वेजोडाइलेशन करें, ब्रोंकोडाइलेशन करें, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्यों करें, क्योंकि ये वेसल्स को डायलेट करते हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट बेसिकली जीएस जो जी स्टिमुलेटरी है उससे बिलोंग कर रहे हैं, साइक्लिक एमपी को इंक्रीज करते हैं और अल्टीमेटली जो है वो डायलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो डायलेशन होती है वो वेजोडाइलेशन भी है, ब्रोंकोडाइलेशन भी हो रही है। वेजोडाइलेशन होने की वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर रही है और अल्टीमेटली ये क्या कर रहे होते हैं कि ये ग्लूकागोन का जो रिलीज है उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं, यूट्राइन स्मूथ मसल्स को भी रिलैक्स कर रहे होते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी इंक्रीज कर रहे हैं। ग्लूकागोन का रिलीज इंक्रीज करके भी ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी करके क्या होगा कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और बीटा 3 की अगर हम बात करें तो ये एडिपोज टिश्यूज पे प्रेजेंट होते हैं और एडिपोज टिश्यूज पे जहाँ प्रेजेंट होंगे तो ये लिपोलाइसिस में अपना रोल प्ले करेंगे। जो फैट्स हैं उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे। आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर टुडे। अभी एपिनेफ्रिन और हमने हर ड्रग को इंडिविजुअली डिस्कस करना है, जिस तरह एपिनेफ्रिन है, नोरेपिनेफ्रिन है और इस तरह से। आज में हम लोगों ने जनरल डिस्कस कर लिया, सिंथेसिस को डिस्कस कर लिया, नोरेपिनेफ्रिन की कौन सी ड्रग्स जो है उसको रिएप्टेक को इनहिबिट करें, कौन सा रिलीज को इनहिबिट करें, बेसिकली रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन क्या है और अल्टीमेटली अफेक्ट क्या आ रहा है हमारी बॉडी पे, और कौन कौन से एजेंट्स हैं जो डायरेक्ट एक्टिंग है, इनडायरेक्ट एक्टिंग है, इस तरह से। और आई डोंट वांट कि मैं ज़्यादा लेक्चर लेंथी करूं कि अल्टीमेटली आप भी बोर हो जाएं। 15 to 16 मिनट्स का ही मेरा एक लेक्चर होता है। बस मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि मेरी स्ट्रगल सिर्फ तभी बेनिफिट होगा क्योंकि मेरी इंटेंशन सिर्फ यही है कि अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि इससे किसी को बेनिफिट हो सकता है तो आप वो ज़रूर करो। और मुझे आपके रिस्पांस से खुशी मिलेगी। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा है और आप चाहते हो कि मैं और लेक्चर्स बनाऊँ तो काइंडली रिस्पॉन्स कर दिया करें। आपके रिस्पॉन्स से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैक्सिमल कोशिश कीजिएगा कि मेरी वीडियो शेयर कर दें कि जितनी शेयरिंग होगी उतने लोगों को बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।